स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मैं जो है आपके यूनिट वाइज यहाँ पे मिनी मैराथन सीरीज़ मैंने आपके यहाँ पे चलाई हुई है। आज इसी सीरीज़ के अंदर आपका यूनिट 4 जो है साइकोलॉजी के अंदर, पेडागोजी के अंदर, वो आप हम जो है पढ़ेंगे, जो है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, यानी कि स्कूल के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और लीडरशिप के बारे में। यहाँ पे सारे पार्टनरशिप वगैरह भी सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो सारे ही क्वेश्चंस यहाँ पे, हर टॉपिक के क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने इंक्लूड करे हैं। इन क्वेश्चंस को करके देखना काफ़ी अच्छा यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको अपनी तैयारी जांचने का भी यहाँ पे मौका मिलेगा। इससे पहले जितनी भी 1, 2 एंड 3 यूनिट के क्वेश्चंस हो सकते थे मैंने आपको सारे यहाँ पे प्रोवाइड कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनके जो लिंक है वो भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप देख लेना। आज जो है शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, तो वीडियो पसंद आता है तो इसको शेयर, और अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, बिल्डिंग अ विजन इज अ कॉन्टिन्यूअस एंड ऑनगोइंग प्रोसेस एंड सर्व एज अ रोड मैप फॉर इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट। इट ट्रांसेंड्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ए स्कूल स्पेशली व्हेन इट। सबसे पहले तो आपको विजन पता होना चाहिए। विजन होता क्या है? विजन का मतलब होता है फ्यूचर से रिलेटेड। ठीक है, आप फ्यूचर में कुछ भी करने वाले हो उससे रिलेटेड। विजन का मतलब है कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है। जैसे क्लासरूम के अंदर अगर टीचर कोई भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रहा है तो उसका एक विजन सेट है, टीचर का एक विजन सेट है कि जब एट द एंड ऑफ द क्लास मेरे बच्चे को ये सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आनी चाहिए, मेरा मकसद ये है। ठीक है, तो विजन का मतलब ये होता है कि फ्यूचर में बच्चों को क्या चीज़ आ जानी चाहिए। जैसे मेरा जो मकसद है, मेरा जो विजन है आपको ये वीडियोज़ प्रोवाइड करने का, जैसे आज की अगर मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ तो मेरा विजन यहाँ पे ये है कि स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप से रिलेटेड आपके जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं वो आपके यहाँ पे अच्छे से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो ये मेरा विजन है। ठीक है, तो स्कूल का भी, ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक प्रॉपर विजन होता है कि बच्चों को इफेक्टिवली सारी चीज़ें यहाँ पे जो है डिलीवर करी जाए ताकि बच्चों की जो लर्निंग है वो यहाँ पे अच्छी हो सके। ठीक है, तो बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग ऑफ विजन, यहाँ पे विजन का एक बिल्ड होना यानी कि दृष्टिकोण का यहाँ पे एक निर्माण होना एक निरंतर, एक ऑन गोइंग प्रक्रिया है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है। और ये किसी भी संस्थान के लिए एक मैप का काम करती है कि आपको ऐसे ऐसे सारी चीज़ें यहाँ पे करनी है। ठीक है, तो यह स्कूल के विभिन्न पहलुओं से ऊपर है और विशेषता है जब यह है। तो आपको इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए, आपको यहाँ पे टिक करने हैं। ऑप्शन नंबर 1 है, कनेक्ट्स डायरेक्टली टू द ऑर्गेनाइजेशन मिशन। भाई किसी भी संस्थान का, मान लीजिए स्कूल है, उसका जो भी मिशन है, अगर आपने कोई भी विजन यहाँ पे सेट कर रखा है, जैसे आपका विजन राइट नाउ क्या है, आपको केवीएस की जॉब पानी है और इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हो, भरपूर यहाँ पे मेहनत कर रहे हो। ठीक है, अगर आपका विजन है ही नहीं, अगर आपको जॉब चाहिए ही नहीं, आपने सोचा ही नहीं है मुझे जॉब चाहिए, तो फिर आप मेहनत भी कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो अगर विजन किसी ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे सेट कर लिया है तो वो उसको डायरेक्टली कनेक्ट करता है उसके मिशन से, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। बिल्ड करता है कंसेंसस अमंग द स्कूल कम्युनिटी। स्कूल कम्युनिटी यानी कि स्कूल समुदाय के बीच आम सहमति भी यहाँ पे बनती है, तो ऑप्शन नंबर 2 भी यहाँ पे सही है। आइडेंटिफाई करता है क्रिटिकल पाथवेज फॉर द स्कूल टू अडॉप्ट चेंजेस। स्कूल को डिफरेंट जो चेंजेस है उनको अडॉप्ट करने के लिए भी यहाँ पे जो है अपनाने के लिए स्कूल को महत्वपूर्ण मार्गों की क्या करता है, पहचान करता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है कि सारी ही चीजें बिल्डिंग ए विजन से क्या है, रिलेट करती है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थोड़ा टाइम लग सकता है बट चीज़ों को ना थोड़ा सा यहाँ पे जो है डिटेल में करके चलेंगे ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल इम्प्रूवमेंट एंश्योर्स स्कूल इफेक्टिवनेस बाय इन्वॉल्विंग बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट इशू। अब देखिए, बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट इशू से क्या मतलब है। भाई आप जब स्कूल में जाते हो तो आपके सामने ऐसे इश्यूज आते हैं जो आपके लिए बहुत ईजी भी होते हैं, जो सॉफ्ट होते हैं, और बहुत हार्ड इशू भी आपके सामने आते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए जब आपके सामने केवीएस का सिलेबस आया तो पहली, दूसरी एंड तीसरी जो यूनिट थी वो तो आप कहीं ना कहीं सीटेट में पढ़ के आए हुए हो, लेकिन जो 4th यूनिट है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, ये कहीं ना कहीं आपको क्या लगा, देख के तो लगा अच्छा हमें यही तो पढ़ना है, ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, लीडरशिप पढ़ना है, फोरम्स वगैरह पढ़ने हैं, पार्टनरशिप पढ़नी है, पढ़ लेंगे क्या है इसमें। लेकिन जब आपने सारे टॉपिक्स को यहाँ पे पढ़ना शुरू करा तो आपको क्या लगा कि हाँ कहीं ना कहीं आपके लिए एक न्यू चेंज आया। ठीक है, आपको चैलेंजेस लगी, सारी चीज़ें चैलेंजिंग लगा, तो ये आपके लिए क्या है, ये एक हार्ड इशू है। आपने शुरुआत में क्या देखा कि ये तो बहुत ईजी है, तो वो आपका सॉफ्ट इशू था कि आपको लगा चीज़ें ईजी हैं, लेकिन जब आप उसको करने बैठे तो आपको वो हार्ड लगा। ठीक है,
तो ये सारे हार्ड एंड सॉफ्ट इशू जो है वो स्कूल के लिए भी होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने गोवा का कोई प्लान बनाया, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आपने गोवा का प्लान बनाया है और जो है आपने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सोची। आपके लिए सॉफ्ट इशू क्या हुआ कि भाई हाँ मैं वहाँ जाऊँगा, ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा, बीच पे जाऊँगा, ये करूँगा, वहाँ जाऊँगा, बहुत सारी आपकी XYZ आकांक्षाएं थी जो आपने देखी, हाँ भाई ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। बट हार्ड इशू क्या आया? हार्ड इशू ये है कि आपकी पॉकेट मनी जवाब दे गई, आपके पॉकेट ने कहा कि भाई थोड़ा रुक के चलो, थोड़ा संभल के चलो, अभी तो महीना शुरुआत ही हुई है, अगर सारे पैसे यहाँ पे खर्च कर दोगे तो थ्रू आउट द मंथ करोगे क्या? तो ये क्या है? आपका हार्ड इशू है, ठीक है। आई होप आपको ऐसे चीज़ें समझ में आई होगी। तो स्कूल के लिए भी यहाँ पे एक हार्ड एंड सॉफ्ट इशू होता है। तो यहाँ पे हार्ड इशू से क्या मतलब है, जो ये कठिन मुद्दे हैं उनसे क्या मतलब है? जैसे डेवलप करना स्ट्रैटेजीज को, पॉलिसीज को, स्ट्रक्चर्स को एंड सिस्टम्स को, रणनीतियाँ यहाँ पे कोमा आएगी यहाँ पे, ठीक है, रणनीतियों, नीतियों, संरचनाओं और प्रणालियों का विकास करना, ये है भाई स्ट्रैटेजीज को डेवलप करना। बेसिक ऑब्वियसली ये हार्ड इशू होता है। पॉलिसीज बनाना, स्ट्रक्चर, सिस्टम्स यहाँ पे क्रिएट करना, तो ये अपने आप में हार्ड इशू होता है, ठीक है। डेवलपिंग अप्रोप्रिएट स्किल्स, बिहेवियर्स एंड एटीट्यूड, डेवलपिंग कल्चर नहीं, डेवलपिंग रिक्वायर्ड बिहेवियर्स, ये भी नहीं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पे सही है कि हम लोग सारी स्ट्रैटेजीज को यहाँ पर डेवलप करते हैं, कहीं ना कहीं ये चैलेंजेस होता है सारी चीज़ें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे क्या है? सही है। बाकी सारी चीज़ें इतनी सही नहीं है। एन एक्टिविटी दैट ब्रिंग्स द एंटायर स्कूल पॉपुलेशन टुगेदर, एक ऐसी एक्टिविटी जिससे जो भी स्कूल में प्रेजेंट होते हैं, सारी स्कूल की जो भी आबादी है वो सारी एक जगह आ जाती है। टू प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मैंने जब आपको ये वाला पार्ट कराया था तो आपको अच्छे से ये सारी चीज़ें करवाई थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एनहांस स्कूल स्पिरिट एंड फोस्टर ए सेंस ऑफ कम्युनिटी विद इन द स्कूल इज बेस्ट नोन एज, ये क्या है भाई? सारा स्कूल यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, सारा स्कूल के अंदर जो कोई भी है उनको एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी है, इसलिए सारा स्कूल इकट्ठा हो रहा है। तो सारा स्कूल आप सभी को पता है कब इकट्ठा हो सकता है? सारा स्कूल जो है असेंबली में इकट्ठा होता है, ठीक है। पेरेंट टीचर एसोसिएशन के अंदर भी सारा स्कूल नहीं आता है, स्कूल की प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन तो है ही नहीं। और यहाँ पे क्या बच जाता है? स्कूल असेंबली, जिसके अंदर सभी बच्चों को यहाँ पे इकट्ठा करके जो भी बेस्ट चीज़ें यहाँ पे कैटर करनी होती है, डिलीवर करनी होती है, वो असेंबली के अंदर क्या करी जाती है? प्रोवाइड करी जाती है, ठीक है। तो ये स्कूल की जो असेंबली है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What are the most relevant indicators of effective school management? प्रभावी विद्यालय प्रबंधन के सबसे प्रासंगिक संकेत क्या है? तो क्या है सबसे रिलेवेंट इंडिकेटर? है प्रोफेशनल एबिलिटी है, कम्युनिकेशन है, टीम वर्क है, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट है, या फिर प्रोफेशनल एबिलिटी है, लीडरशिप है, स्टूडेंट है, परफॉर्मेंस है, पेरेंटल सेटिस्फैक्शन है, या फिर प्रोफेशनल है, कॉम्पिटेंस है, पर्सनल डेवलपमेंट है, टीम वर्क है। देखिए सारी ही चीज़ें अपने आप में सही है, नन का तो सवाल ही नहीं होता, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ पे सही है, लेकिन कहाँ पे अच्छी चीज़ें दिखाई दे रही है आपको? तो आपको यहाँ पे व्यवसाय भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, व्यवसाय क्षमता दिखाई दे रही है, छात्र लीडरशिप दिखाई दे रहा है, साथ ही स्टूडेंट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे कहीं भी आपको स्टूडेंट नहीं दिखाई दे रहे हैं। भाई स्कूल के अंदर अगर सारी चीज़ें हो रही है तो हम बच्चों को कैसे बोल सकते हैं ना? प्रोफेशनल एबिलिटी लेंगे, लीडरशिप भी आएगा, स्टूडेंट का परफॉर्मेंस देखा जा रहा है, पेरेंट्स भी यहाँ पे सेटिस्फैक्शन हो रहा है, ठीक है, माता पिता की संतुष्टि भी यहाँ पे आ रही है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो सकता है। चीज़ें ये भी सही है, बट जो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। On what basis the subjects and period should be allocated while preparing the timetable for a school? किसी भी स्कूल का टाइम टेबल यानी कि समय सारणी बनाते समय हम लोग क्या बेसिक जो सब्जेक्ट है, पीरियड है, वो कैसे अलोकेट यहाँ पे करे जाते हैं? डिफिकल्टी लेवल ऑफ सब्जेक्ट पे करे जाते हैं, इंटरेस्ट पे करे जाते हैं, फैसिलिटेशन ऑफ टीचर्स पे करे जाते हैं, या फिर अवेलेबल एट टीचर्स पे करे जाते हैं? देखिए डिफिकल्टी लेवल नहीं, हमें यहाँ पे क्या करना है? सब्जेक्ट्स एंड पीरियड को अलोकेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ना तो डिफिकल्टी लेवल आता है, ना इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट भी यहाँ पे नहीं देखा जाएगा, क्योंकि हम लोग जब अलोकेट करते हैं सारे जो टाइम टेबल है वो सभी किसको? टीचर्स को करते हैं। तो टीचर्स की अवेलेबिलिटी देखी जाती है कि अगर टीचर्स अवेलेबल है कि नहीं है। भाई सबसे जब शुरू होता है तो ऐसे पीरियड वाइज होता है ना, तो इस क्लास में ये टीचर जाएगा, इस क्लास में ये टीचर जाएगा। तो ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करने के लिए हमें पहले टीचर्स की अवेलेबिलिटी देखनी पड़ेगी, ठीक है। आप हो सकते हैं आप इस ऑप्शन को मार्क करें, बट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे हमें टाइम टेबल में अलोकेट करने हैं सारे सब्जेक्ट्स को, तो यहाँ पे टीचर्स की अवेलेबिलिटी यहाँ पे सबसे पहले देखी जाएगी, भाई अध्यापक यहाँ पे उपस्थित है या नहीं है, ठीक है। बाद में इंटरेस्ट देखा जाता है। सो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ
आर ऑफ वर्क, टाइम ऑफ रोल कॉल, रिक्रिएशनल टाइम, टाइम ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़, ये सभी किसके अंडर आते हैं? यानी कि वर्किंग आर जो भी आपका काम करने का जो समय का दौरान है वो टाइम ऑफ रोल कॉल, रोल कॉल का मतलब क्या होता है? प्रेजेंटेशन टाइम, मतलब प्रेजेंट टाइम है ना, वो बोलते हैं ना कि रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, सो यहाँ पे अपनी अपनी उपस्थिति टाइप जो टाइम होता है। रिक्रिएशनल टाइम और को करिकुलर एक्टिविटीज़ का टाइम, ये सभी किसके अंडर आते हैं? स्कूल टाइम टेबल के अंदर आते हैं, कैलेंडर के अंदर आते हैं, असेंबली में या फिर डायरी में? असेंबली में तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जाती है, डायरी नहीं होती, उसमें तो अलग चीज़ें होती है। कैलेंडर में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे मेंशन करी जाती हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़, यानी कि खेल कूद कब होगा भाई, पढ़ाई के अलावा सारी चीज़ें, वर्किंग जो आर है, टाइम ऑफ आर है, वो सभी किस में आता है? आपका स्कूल टाइम टेबल के अंदर आता है, स्कूल की जो समय तालिका है उसके अंदर आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें स्कूल टाइम टेबल यहाँ पे क्या है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल कैलेंडर डज नॉट इंक्लूड, स्कूल का जो कैलेंडर होता है उसमें क्या शामिल नहीं है? मैंने आपको कैलेंडर वाला टॉपिक अच्छे से करवाया था कि जो नॉर्मल कैलेंडर होते हैं, एक तो आप घरों में देखते हो, और एक स्कूल का कैलेंडर होता है, उसमें डिफरेंस होता है। नॉर्मल जो कैलेंडर होते हैं उसमें सारे ही दिन यहाँ पे काउंट करे जाते हैं, मतलब संडे वगैरह सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है, भाई इस तारीख को संडे पड़ रहा है, इस तारीख को मंडे पड़ रहा है, ये आपकी गेजेटेड हॉलीडेज है, वो आपका नॉर्मल कैलेंडर होता है। स्कूल कैलेंडर में क्या होता है? स्कूल कैलेंडर में ओनली वर्किंग डेज शामिल होते हैं, भाई संडे छुट्टी वगैरह जो 30 त्यौहार है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सक्लूड करके ओनली वर्किंग डेज को दिखाया जाता है। जैसे आपको स्पेसिफिक किसी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन देना कि भाई आपका जो है वार्षिक जो एनुअल फंक्शन है वो आपका इस तारीख से इस तारीख को मनाया जाएगा, स्पोर्ट्स जो मीट होएगा वो आपका इस तारीख से इस तारीख का होएगा, ऐसी चीज़ों को इन्फॉर्मेशन को स्कूल को प्रोवाइड करना वो स्कूल कैलेंडर का हिस्सा होता है। ठीक है, कोई स्पेसिफिक लेक्चर अगर प्लान करा हुआ है तो उसको मैंशन करना कि इस महीने की इस तारीख को ये लेक्चर होएगा, तो वो स्कूल कैलेंडर के अंदर आता है। तो स्कूल कैलेंडर में क्या शामिल नहीं है? प्रोग्राम चार्टेड अगेंस्ट डेट्स एग्जाम्पल, ये तो है बिल्कुल शामिल कि भाई 6 जनवरी को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होगी, तो स्कूल कैलेंडर का हिस्सा होती है, यानी कि कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करी जा रही है कि भाई इस दिन आपका ये सारी चीज़ें यहाँ पे होगी। ठीक है, तो ये तो है। रूम्स एंड प्ले ग्राउंड बींग यूज इन सर्टेन पीरियड्स, क्लास इंगेज इन गेम्स, ये यहाँ पे इसका हिस्सा नहीं हो सकती कि भाई रूम्स एंड प्ले ग्राउंड है वो इस क्लास के लिए इस टाइम पे जो है यहाँ पे गेम खेला जाएगा, ये कैलेंडर का हिस्सा नहीं होती है। डेट्स यहाँ पे होती है, सेमिनार, फन फेयर्स, कल्चरल एक्टिविटीज़, ये इसका हिस्सा होती है। और एग्जामिनेशन, यहाँ भी आपके एग्जाम कब होंगे, को करिकुलर एक्टिविटीज़ ऑफ ईयर यानी कि स्पोर्ट्स मीट कब होएगा, ये सारी चीज़ें इसका हिस्सा होती है। जो हिस्सा नहीं होती है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, तो ये स्कूल कैलेंडर का हिस्सा नहीं होती है। ठीक है, कि कुछ स्कूल कैलेंडर में क्या है उपयोग किए जा रहे कमरों और खेल के मैदान और खेलों में लगे कक्षाओं के बारे में जानकारी, ये सारी इसका हिस्सा नहीं होती है। इसके अंदर सारी अलग चीज़ें होती हैं। स्कूल डेवलपमेंट प्लान इज मैंडेटरी अकॉर्डिंग टू, जो स्कूल विकास योजना है SDP वो मैंडेटरी है, मतलब आवश्यक है, किसके लिए, किसके द्वारा ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं? तो ये RTE एक्ट यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर 2009 के अंदर आपको मैंडेटरी करा गया है कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होगी जो क्या बनाएगी, स्कूल डेवलपमेंट प्लान को यहाँ पे बनाया जाएगा। ठीक है, ताकि सारी चीज़ों को यहाँ पे इफेक्टिवली जो है मैनिपुलेट किया जा सके, प्लान किया जा सके। ठीक है, तो ये RTE एक्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, इसमें से स्कूल प्रबंधन समिति, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी मतलब प्रबंधन समिति का कौन सा फंक्शन नहीं है? SMC क्या नहीं करेगी? तो SMC क्या नहीं करेगी? टू सुपरवाइज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, क्या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को बिल्कुल स्कूल के अंदर जो भी सारे काम हो रहे हैं वो सब कौन संभालता है? आपकी SMC ही तो संभालती है, तो ऑप्शन नंबर 1 तो इसका फंक्शन है। एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ द नेशन, यानी कि जो राष्ट्र की जो एजुकेशन पॉलिसी है, भाई अब देखिए राष्ट्र की एजुकेशन पॉलिसी तो सरकार बनाएगी ना, ये स्कूल थोड़े ना, कोई भी स्पेसिफिक स्कूल थोड़े ना इसको बनाएगा, तो ये नहीं है। टू मॉनिटर द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन वेरियस सब्जेक्ट, ये SMC का हिस्सा होती है कि सभी बच्चों की डेवलपमेंट को यहाँ पे ध्यान रखना कि बच्चे सही से चीज़ों को ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पे 1 और 2 तो फंक्शन है, क्या नहीं है? 2 नहीं है, तो ओनली 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एज पर
द राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट 2009। अब एसएमसी का क्या फंक्शन नहीं है आरटीई एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग? प्रिपेयर करना स्कूल डेवलपमेंट प्लान को, ये तो है। मॉनिटर करना यूटिलाइजेशन ऑफ ग्रांट्स, या फिर मॉनिटर करना वर्किंग ऑफ स्कूल, या फिर एनकरेज करना। अब देखिए ये सारी चीज़ें तो एसएमसी का हिस्सा होती है। वर्किंग ऑफ स्कूल को भी मैनेज करेंगे, जो ग्रांट्स वगैरह इशू है, जो पैसे वगैरह है, उसका यूटिलाइजेशन भी एसएमसी देखेगी। एसडीपी तो बनाएगी, इसका मेन काम है ये। लेकिन एनकरेज करना पेरेंट्स को, उनके बच्चों को दंड देने के लिए, ये इसका काम नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल कम्युनिटी पार्टनरशिप इन्वॉल्व्स। जो स्कूल कम्युनिटी पार्टनरशिप है, स्कूल समुदाय जो भागीदारी है, उसमें क्या शामिल है? मैं आपको हिंदी में बोल करके बता रही हूँ, ठीक है, कि स्कूल समुदाय जो पार्टनरशिप है, जो साझेदारी है, जो भागीदारी है, वो क्या उसमें इन्वॉल्व होता है? तो उसके अंदर क्या होता है, यूज़ ऑफ स्कूल और नेबरहुड फैसिलिटीज़ एंड इक्विपमेंट्स, यानी कि स्कूल और जो नेबरहुड की फैसिलिटीज़ है वो सारे उसके अंदर आते हैं। तो बिल्कुल कम्युनिटी के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। रिसोर्स को भी हम लोग शेयर करते हैं, तो दोनों ही यहाँ पे सही है। ठीक है, तो बोथ 1 और 2 इज राइट। ठीक है, इजी था थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा टाइम नहीं ले रही हूँ। बिल्डिंग पार्टनरशिप विद डैश, बिल्डिंग पार्टनरशिप विद इज एसेंशियल टू इम्प्रूव। भाई किसके साथ पार्टनरशिप यहाँ पे एसेंशियल है और क्या इंप्रूव करना है? अपॉर्चुनिटीज एंड आउटकम फॉर स्टूडेंट टू रेज पेरेंट अवेयरनेस ऑफ देयर एबिलिटी, कॉन्सिक्वेंटली इम्प्रूव देयर चिल्ड्रन लर्निंग एंड वेलबींग। यहाँ पे पार्टनरशिप हो रही है और बात करी जा रही है किसकी? बच्चों की। ठीक है, बच्चों की बात करी जा रही है यहाँ पे, पेरेंट्स के साथ उनका जो है यहाँ पे कनेक्शन बताया जा रहा है। तो ना ही तो कम्युनिटी का जिक्र है, ना ही सोशल कल्चर ग्रुप्स का है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? पेरेंट्स एंड फैमिलीज की, माता पिता और परिवार की। ठीक है, तो यहाँ पे पार्टनरशिप किसके साथ जाएगी? फैमिलीज और पेरेंट्स के साथ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग पार्टनरशिप विद द नेबरहुड स्कूल शुड नॉट रिलेट टू। क्या मतलब पर्पज़ है कि भाई पार्टनरशिप जो क्रिएट हो रही है आपके पास पड़ोस के स्कूल के साथ, उसका क्या पर्पज़ नहीं है, किससे रिलेट नहीं करता है? तो ये किससे रिलेट नहीं करता है? इंप्रूविंग पेडागोजिकल अप्रोचेस से तो रिलेट करता है, क्योंकि हम क्या ही कर रहे हैं, हम पार्टनरशिप बना रहे हैं नेबरहुड स्कूल के साथ, तो ये तो सारी चीज़ें हो रही हैं। बैरियर भी यहाँ पे, रुकावट भी जो लर्निंग में आ रही है उसको भी हम खत्म कर रहे हैं। ट्रांजिशन पाथवेज बिटवीन स्कूल्स भी यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे क्या नहीं रिलेट करता है, वो है रिमूविंग द इंडिविजुअल डिफरेंस ऑफ लर्नर्स। यहाँ पे हमें करना ही क्यों है, रिमूव ही क्यों करना है? हर बच्चा इंडिविजुअल डिफरेंस रखता है, तो बच्चे को इसको हमें एक मतलब अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए, ना कि हमें एक बाधा के रूप में इसको देखना चाहिए। हर बच्चे का IQ अलग होता है, हर बच्चे का इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, अपनी अपनी जो है सोच समझ होती है, अपनी अपनी शक्ल होती है, भाई अपनी हर चीज़ होती है उसके पास। ठीक है, तो उसको एज ए अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए टीचर्स को, ना कि उसको एक बाधा के रूप में। तो ये इसका पर्पस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ लीडरशिप डू लीडर्स पोस्टपोन डिसीजन व्हेन एवर पॉसिबल। मैंने आपको टाइप्स ऑफ लीडरशिप आपको अच्छे से करवाए थे कि आपको 5 तरह के लीडरशिप होते हैं। ठीक है, जिसमें ऑटोक्रेटिक आता है, डेमोक्रेटिक आता है, लेजेज फेयर होता है जिसको डेलीगेटिव भी बोलते हैं, एंड ब्यूरोक्रेसी लीडरशिप भी होता है, और करिश्मेटिक लीडरशिप भी होता है जिसको करिश्माई जो नेतृत्व हो उसको भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से करवाई हुई है, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ करवाई हुई है। अगर आपने नहीं देखे तो आप देख सकते हो, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी प्लेलिस्ट का। तो इसे कौन सी लीडरशिप है जिसमें पोस्टपोन कर सकते हैं? भाई जब भी पॉसिबल हो हम उसमें पोस्टपोन कर देंगे। तो पहले तो लेजेस फेयर लीडरशिप क्या होती है? ये बहुत ही मतलब ईजी टाइप होती है, मतलब ये डेलीगेटिव होती है। डेलीगेटिव लीडरशिप भी इसको हम बोलते हैं, डेलीगेटिव लीडरशिप, और इसको जीरो लीडरशिप स्टाइल भी बोलते हैं। ठीक है, जीरो लीडरशिप क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक ऐसी लीडरशिप होती है जो अपना मतलब काम दे देती है, इनके नीचे जो कोई भी लोग आते हैं उनको काम दे देती है, और ये कहती है भाई तुमको जैसे मन करे वैसे काम करो, हमें सिर्फ क्या चाहिए? हमें सिर्फ आउटकम चाहिए। अब तुमको जैसे काम करना है, सो के काम करना है, रेस्ट करके काम करना है, एक्टिव होकर करना है, तुम जैसे मन करे वैसे काम करो, बस हमें क्या चाहिए? हमें सिर्फ रिजल्ट चाहिए है। यानी कि ये हस्तक्षेप किसी भी तरीके से नहीं करते हैं। ठीक है, तो लेजेस फेयर लीडरशिप ये होती है जो डेलीगेटिव टाइप की होती है। इजी गोइंग भी इसी को ही बोलते हैं, इजी गोइंग भी इसी का हिस्सा है। डेमोक्रेटिक लीडरशिप होता है जो आपको खुली आज़ादी दे। ठीक है भाई, आप ठीक है, आप जैसे भी अपनाना चाहते हो चीज़ें आप कर सकते हो, आपको आपके जो व्यूज़ जो है वो आप मेरे लिए मायने रखते हैं। जो भी लीडर होते हैं वो अपने जो भी ग्रुप वाले पार्ट होते हैं उनके व्यूज़ को यहाँ पे मायने रखते हैं, उनके व्यूज़, उनसे सारी चीज़ें मिलजुल कर सारी चीज़ें करते हैं। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप क्या होता है? ये निरंकुश नेतृत्व होता है,
मतलब कि यहाँ पे जो लीडर है वही अपनी चलाता है। तो अगर वो अपनी चलाएगा तो वो डिसीजन को भी पोस्टपोन कर बैठेगा, भाई उसकी मर्जी, वो चाहे कुछ भी करे, ठीक है। तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप के अंदर क्या होता है, ये बॉस सी लीडरशिप होती है, भाई जो मैं करूँगा वैसे ही करोगे, तुम जो है मेरे से अलग नहीं जा सकते, ठीक है। तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप ये है जो अपने डिसीजंस को जब मन चाहे वो पोस्टपोन कर सकते हैं। तो ये है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडरशिप स्टाइल इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर प्रोमोटिंग ह्यूमन वैल्यूज इन एजुकेशन सिस्टम। शिक्षा प्रणाली के अंदर सबसे अच्छी कौन सी इसमें से लीडरशिप स्टाइल है जो अप्रोप्रिएट है ह्यूमन वैल्यूज को, यानी कि जो मानवीय मूल्यों है, मानवीय, हिंदी बहुत अच्छी है मेरी एक तो, मानवीय मूल्यों को प्रमोट करना है। तो कौन सी लीडरशिप स्टाइल है? लीडरशिप विद फुल ऑटोनॉमी है, या फिर कंसल्टेटिव टाइप ऑफ लीडरशिप है, या फिर डेलीगेटिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप है। तो यहाँ सबसे अच्छी जो लीडरशिप है वो है डायरेक्ट पार्टिसिपेशन, ठीक है। डायरेक्ट एक दूसरे के साथ यहाँ पे कनेक्शन हो रहा है जिससे ह्यूमन वैल्यूज यहाँ पे एनहेंस हो रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ लीडरशिप एम्फेसाइजेज ऑफ कोऑपरेशन, एथिक्स एंड हायर ह्यूमन वैल्यूज। यहाँ पर सहयोग वाली चीजें हो रही है, कोऑपरेशन मतलब सहयोग की भावना एम्फेसाइज हो रही है, एथिक्स मतलब नैतिकता हो रही है, हायर ह्यूमन वैल्यूज यानी कि उच्च मानवीय मूल्य यहाँ पे जो है एम्फेसाइज हो रहे हैं। तो ये कौन सी है? डिस्ट्रीब्यूटेड है, ग्रेट मैन है, ट्रेट है, या फिर ट्रांसफॉर्मेशनल है। तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें करवाई हुई हैं। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप वो होता है जब आप मतलब जो लीडर होता है वो एक पॉजिटिव चेंज लेकर के आए, है ना, पॉजिटिव चेंज लेकर के आए किसी दूसरे। ट्रांसफॉर्मेशनल का मतलब क्या होता है? परिवर्तनशील, मतलब परिवर्तन हो जाए। भाई कोई लीडर है जो अगर वो किसी दूसरे के साथ बात करता तो उसके अंदर एक ऐसा पॉजिटिव चेंज लेकर के आए कि उसके जो भी वो काम करना चाहता उसमें एक सकारात्मक परिवर्तन आए, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशनल यहाँ पे क्या हो जाएगा, लीडरशिप बिल्कुल सही आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीडर as dash recalls and analyzes his her own experience to arrive at some informed decision। यहाँ पे एक ऐसा नेतृत्व करता है जो कि उचित निर्णय पहुंचने पर अपने स्वयं के अनुभवों को याद करता है। तो जब मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी तो मैंने आपको अच्छे से बताया था कि रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है। भाई रिफ्लेक्शन का मतलब होता है जब हम कोई भी चीज़ करते हैं तो उसको हम रिफ्लेक्ट करते हैं। रिफ्लेक्ट करते हैं मतलब ये देखते हैं हमने कोई भी चीज़ सही करी है या फिर गलत करी है, हम ऐसे जो है रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर आपने मान लीजिए आपने कोई टॉपिक पढ़ा है, जैसे आपने लीडरशिप का टॉपिक पढ़ा, ठीक है, आपने लीडरशिप का टॉपिक पढ़ लिया, तो आपने ये पढ़ लिया, किसी की बुक से पढ़ा है, जहाँ मर्जी वहाँ से पढ़ा, लेकिन जब आप क्वेश्चन करने बैठे तो मान लीजिए आपको वो क्वेश्चंस नहीं बने, तो अब आपने रिफ्लेक्ट किया। क्या रिफ्लेक्ट किया? कि अभी तक जो भी मैं पढ़ के आया हूँ वो कहीं ना कहीं मेरे लिए इनफ नहीं है, ठीक है। तो आपने ये रिफ्लेक्ट किया, आपने चिंतन यहाँ पे दिखाया कि भाई मैं जो कुछ भी चीज़ें यहाँ पे करके आए वो इनफ नहीं है, मुझे कुछ और भी इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, मुझे शायद इसके लिए डीप में पढ़ना पड़ेगा, या फिर हो सकता है जो सोर्स मैं अपना रहा हूँ वो यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है। तो ये आपने क्या किया, आपने रिफ्लेक्ट किया है। तो यहाँ पे लीडर जो अपने खुद के एक्सपीरियंस के बेस पे यहाँ पे जो डिसीजन लेते हैं वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर होते हैं, ठीक है। यानी कि वो चिंतनशील अभ्यासी होते हैं, वो टीम बिल्डर भी नहीं होते हैं, यहाँ पे टीम का निर्माण भी नहीं हो रहा, इनिशिएटर भी नहीं है, कोच भी नहीं है, बल्कि यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर आ जाएगा, ठीक है। अब जब अपना ओन एक्सपीरियंस की बात आती है तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन का काम होता है। नेक्स्ट चीज है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप। जो निर्देशात्मक नेतृत्व है उसके संदर्भ में कौन सा यहाँ पे सही है? तो कौन सा यहाँ पे सही है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका, इट इंक्रीजेज द कमिटमेंट एंड कैपेसिटीज ऑफ स्कूल स्टाफ। ये जो है स्कूल के कर्मचारियों की प्रतिबद्धता और क्षमताओं को बढ़ाता है। भाई इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप पहले तो आपको समझना है कि होता क्या है, मैंने आपको अच्छे से करवाया हुआ है। वैसे इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है जब आप, जैसे प्रिंसिपल वगैरह है स्कूल में, है ना, प्रिंसिपल जो है अपनी अलग कमेटी के साथ मिल करके सभी टीचर को यहाँ पे इंस्ट्रक्ट करते हैं, निर्देश देते हैं कि भाई आपको ऐसे ऐसे सारी चीज़ों को पढ़ाना है, ये आपको टीचिंग एड्स यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, आप ऐसे सारी चीज़ों को कर सकते हो, ठीक है। सभी को यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देता है। तो इंस्ट्रक्शन देना मतलब एक निर्देश देना कि आप चीज़ों को ऐसे कर सकते हो। तो ऐसा लीडर जो इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप के अंदर आता है, जो निर्देशात्मक जो नेतृत्व है उसके अंदर आता है, तो वो इसमें से जो कौन सा ट्रू है उसके संदर्भ में, तो क्या इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप है वो इंक्रीज करती है स्कूल के कर्मचारियों की प्रतिबद्धता और क्षमताओं को बढ़ाता है? तो ये इसके अंदर नहीं आता है। इन्फ्लुएंस अदर्स बाय अपीलिंग, क्या सही है क्या गलत है ये भी नहीं इसके अंदर आता है।
इन्फ्लुएंस करता है वर्क ऑफ टीचर इन अ वे दैट विल इंप्रूव स्टूडेंट अचीवमेंट, यानी कि इन्फ्लुएंस करना टीचर्स को कि वो ऐसे काम करे ताकि क्या इंप्रूव हो सके, स्टूडेंट्स का अचीवमेंट यहाँ पे इंप्रूव हो सके। तो ये जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल यहाँ पे क्या है, करेक्ट है ऑप्शन, मतलब पढ़ते के साथ आपको पता चल जाना चाहिए कि ये ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाता है, सही हो जाता है। लीडरशिप इज टू क्रिएट एंड अचीव विजन अबाउट, जो नेतृत्व है वो क्रिएट करता है एंड अचीव करता है एक ऐसा दृष्टिकोण। विजन का मतलब मैंने आपको बताया था ना शुरू में, फ्यूचर से रिलेटेड कि हम करना क्या चाहते हैं। ठीक है, हमारे क्या दृष्टिकोण है, तो विजन के लिए क्या वो क्रिएट और अचीव करता है लीडरशिप। मोटिवेट करता है एंड इंस्पायर करता है इंडिविजुअल्स को, इन्फ्लुएंस करता है, मोटिवेट करता है, गिविंग मोटिवेशन टू द इंडिविजुअल्स, या फिर कंट्रोलिंग चीज़ यहाँ पे नहीं हो सकती। ठीक है, कंट्रोलिंग नहीं कर सकते इंडिविजुअल्स को, यहाँ पे फिर से कंट्रोल है, तो ये वाले ऑप्शन तो गलत हो गए हैं। मोटिवेट करना और इंस्पायर करना सही है, लेकिन यहाँ पे जो 2 ऑप्शन है यहाँ पे आपको ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ें देखने को मिल रही है कि इन्फ्लुएंस करते हैं, मोटिवेट करते हैं और इंडिविजुअल को हम मोटिवेशन भी देते हैं, यानी कि प्रेरणा भी, प्रोत्साहन भी यहाँ पे देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लीडरशिप अप्रोच इन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन शुड फॉलो इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस गुड टीचर्स। अच्छे शिक्षकों का निर्माण यहाँ पे हमें करना है, तो किस नेतृत्व का दृष्टिकोण यहाँ पे होना चाहिए अच्छे टीचर के लिए। ट्रेट ओरिएंटेड होना चाहिए, विशेषता उन्मुख, ट्रांसफॉर्मेशनल होना चाहिए, करिस्मेटिक होना चाहिए, या फिर कल्चर ओरिएंटेड होना चाहिए। करिस्मेटिक पता है क्या होता है, करिस्मेटिक मतलब होता है एक ऐसा लीडर, जैसे आपने वो देखा होगा ना कि ऐसा लीडर मतलब जो जैसे गुड़ के आसपास मक्खियाँ नहीं बैठती है, मक्खियाँ भिनभिनाती रहती, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ती। तो आप ये लगा लो कि ये जो गुड़ है ना, ये करिस्मेटिक लीडरशिप है। ये जो अपने साथ जो भी लोग लेकर के चलता है वो उसके आगे पीछे ही घूमते रहता है, जैसे पॉलिटिशियन वगैरह, या फिर आज के टाइम में आप लगा लो जिसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है ना, जिसके पास पैसा वही है बस महान है ना, तो लोग उसके आसपास घूमेंगे, चाहे वो उसकी कदर करे ना करे, लेकिन उसके आसपास ही घूमते फिरते रहते हैं। तो करिस्मेटिक लीडरशिप वो होते हैं जिसके जो मतलब आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को, है ना, अपनी बातों में फंसाना जानते हैं, तो ये वो होते हैं। तो अभी टीचर को करिस्मेटिक तो बनना नहीं है ना भाई, बच्चों को अपने आसपास रखने से क्या ही फायदा है, तो ये तो बनना नहीं है। कल्चर ओरिएंटेड भी नहीं, ट्रेट ओरिएंटेड भी नहीं, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप यहाँ पे होनी चाहिए है, यानी कि एक ऐसा पॉजिटिव परिवर्तन, एक ऐसा सकारात्मक बदलाव यहाँ पे टीचर के अंदर आए जो बच्चों को अच्छे से चीज़ों को अचीव करा पाए। ठीक है, तो एक अच्छे टीचर के लिए क्या होना चाहिए, एक अच्छे टीचर के लिए उसका निर्माण करने के लिए किस नेतृत्व का दृष्टिकोण होना चाहिए, वो ट्रांसफॉर्मेशनल होना चाहिए। ठीक है, सो आज के इतने ही क्वेश्चंस थे। आई होप आपको चीज़ें यहाँ पे समझ में आई होगी। आज का कवर हमने किया है यूनिट 4 दैट इज स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप। आई होप आपको चीज़ें यहाँ पे समझ में आई होगी। भाई पसंद आता है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना सभी के साथ, और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। सारी चीज़ें यहाँ पे फ्री होती है, बिल्कुल फ्री मिलती हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। 5वीं यूनिट भी आपको कल फटाफट से करवा दूंगी ताकि आपका एग्जाम जो है, आई थिंक TGT का तो बिल्कुल आ ही गया है। सो आप सभी को ऑल द बेस्ट है, फटाफट से पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।